Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मनी क्या है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लस साथ में थोड़े से कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए मनी सप्लाई क्या है समझते हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा है, कितनी मनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितनी मनी है, कितना पैसा है, उसे क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। अब देखिए मनी सप्लाई के लिए यहाँ पे वर्ड लिखा है टोटल स्टॉक ऑफ मनी। मतलब मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू बन सकता है 1 मार्क का कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो भाई मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों है स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर हम मनी की सप्लाई को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा होता है जब भी हम किसी चीज़ को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब भी अगर हम किसी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है स्टॉक ऑफ मनी। तो मनी में आता क्या है भाई, मनी में आते हैं हमारे करेंसी नोट्स। नोट्स किसके अंदर आ गए, मनी में। मनी में आते हैं हमारे कॉइन्स। एंड थर्ड इज बैलेंस इन सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जनता ने जो बैंक्स में अपना पैसा रखवा रखा है वो भी किसके अंदर, सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर और करंट बैंक अकाउंट्स के अंदर। वो पैसा भी किसके अंदर आता है, मनी के अंदर कैलकुलेट होता है। देखिए बैंक्स में हम लोग अपना पैसा अलग अलग अकाउंट्स में स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट्स नॉर्मली हम लोग हाउस वाइफ्स आप कह लीजिए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कराते हैं जिस पे उन्हें एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, से 4 to 5%। तो वो अकाउंट कौन सा हो गया, हमारा सेविंग बैंक अकाउंट। बट यहाँ पर आप एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर भी एक लिमिट होती है, और कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करा रहे हो, विड्रॉ करा रहे हो, उस पर भी एक लिमिट होती है। वहीं जनरली बिजनेसमैन जो अकाउंट खोलते हैं उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन में कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और कितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, 0%, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ 4-5% इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पर कोई लिमिट नहीं है। जनरली कौन खोलते हैं, बिजनेसमैन्स। थर्ड है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि भाई एक बार पैसा डाल दिया, अब मान लीजिए 4 साल के लिए पैसा डाला है, तो 4 साल बाद में जब मैच्योरिटी होगी तब हम वो पैसा हमारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट कंपैरेटिवली सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा मिलता है, से 7%, 8%, ठीक है। और लास्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी डिपॉजिट बैंक अकाउंट्स की तरह ही होता है, बट डिपॉजिट वाले में हमें क्या करना होता है, एक साथ सारा अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक साथ फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट करा दिया, एक साथ एफडी बना दी 5 लाख रुपए की। वहीं अगर मेरे पास में एक साथ 5 लाख रुपए नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 5-5 हज़ार रुपये जमा करा सकती हूँ, और बाद में 5 साल बाद में या 6 साल बाद में जो भी मैच्योरिटी डेट है, मुझे एक साथ सारा अमाउंट मिल जाएगा। इस पे भी मुझे सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से 4 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा पैसा लेंगे, जो सेविंग बैंक अकाउंट्स में है और करंट बैंक अकाउंट्स के अंदर है, कौन सा, सेविंग एंड करंट। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते। और जो पैसा हमारा सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के अंदर है उस पैसे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों, क्योंकि ये पैसा हम कभी भी डिमांड करके विड्रॉ करा सकते हैं, चेक इशू करके हम इस पैसे को निकलवा सकते हैं। तो जब भी हम बैंक से डिमांड करेंगे बैंक हमें ये पैसा देगा। हमारे जो पैसा हमारा किस में है, सेविंग और करंट में।
फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा और रिकरिंग डिपॉजिट वाला पैसा मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ मैच्योरिटी में मिलता है, 4 साल बाद, 5 साल बाद में, जो भी आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है। तो ये हम लोगों ने देखा मनी सप्लाई क्या है। क्या है मनी सप्लाई? कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई में हमने 3 चीजें ली। फर्स्ट इज करेंसी नोट्स, सेकेंड इज कॉइन्स एंड थर्ड इज जनता का पैसा, जो किस में है, सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टॉक ऑफ मनी के अंदर क्या नहीं आता, स्टॉक ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय सप्लायर्स ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी के अंदर हम उस पैसे को इंक्लूड नहीं करते जो किसका पैसा है, मनी के सप्लायर्स का, मनी के प्रोड्यूसर्स का, जो लोग मनी को क्रिएट कर रहे हैं, जो मनी को बना रहे हैं, उनके पैसे को कभी भी हम स्टॉक ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये तो खुद ही क्या है, मनी के सप्लायर्स है, ये हमें मनी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके एमसीक्यू में आ जाए कि सप्लायर्स ऑफ मनी में कौन आते हैं, तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस में आती है, सप्लायर ऑफ मनी। एंड सेकेंड इज बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम किसके अंदर आता है, सप्लायर ऑफ मनी के अंदर। सो 2 हो गए हमारे सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। इन्हें हम कभी भी स्टॉक ऑफ मनी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। अब देखिए आरबीआई ने मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं। तो 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से हैं। देखिए इन्हें आपको समझना नहीं है बहुत ज़्यादा और इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, आप सिर्फ इनको लर्न कर लीजिए कि किसके अंदर क्या आता है। सो फर्स्ट इज M1 एंड M1 इज इम्पॉर्टेंट। M2, M3, M4 इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इसके अंदर आ क्या रहा है। देखिए M1 में क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। जनता के पास में कितनी करेंसी है। अब वो करेंसी इन अ फॉर्म ऑफ नोट्स भी हो सकती है, इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स भी हो सकती है। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। जनता का पैसा जो किसके अंदर है, डिमांड डिपॉजिट्स। हम लोगों ने ऊपर देखा था डिमांड डिपॉजिट्स में कौन सा पैसा आता है, जनता का वो पैसा जो किसके अंदर है, जनता के सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर और करंट बैंक अकाउंट्स के अंदर। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट वाला हम नहीं लेते। प्लस अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आरबीआई के पास में अपना पैसा जमा कराते हैं। कमर्शियल बैंक के पास तो कराएंगे नहीं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के साथ में आम जनता डील करती है। आरबीआई के पास में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, या तो हमारी कंट्री के या दूसरे देशों के, आरबीआई के पास में अपना पैसा जमा कराते हैं। उसे भी हम किस में लेते हैं, M1 मेजर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये भी क्या करते हैं, आरबीआई के पास में अपना पैसा जमा करा के रखते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग हमारी कंट्री से, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भी क्या करते हैं, आरबीआई के पास में अपना पैसा जमा करा के रखते हैं। तो इन्हें हम लोग ले लेते हैं अदर डिपॉजिट्स के अंदर। तो M1 में 3 चीजें आ गई हमारी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, C से। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो पब्लिक ने डिमांड डिपॉजिट्स अपने रखवा रखे हैं। एंड अदर डिपॉजिट्स मैंने आपको बताई दी है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, नाबार्ड, ये भी अपना पैसा आरबीआई के पास में रखवा सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, M1। सेकेंड है हमारा M2। देखिए M2 कैसे निकलता है, M2 निकालने के लिए आप M1 ले लीजिए। M1 में तीनों चीजें आ गई, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अंदर जो सेविंग्स है वो किसके अंदर आ जाएंगी, M2 में। M3 में हमारा क्या आएगा, M1 हमारा आ गया जो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस करा, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या है, देखिए सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो एक मैच्योरिटी के बाद में ही हम निकाल सकते हैं, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स जब मैच्योरिटी हो जाए उसी के बाद में हम लोग इन्हें निकाल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। क्योंकि ये डिमांड करके नहीं निकल सकते, ये मैच्योरिटी पे निकलेंगे, इसे क्या कहते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट्स। और लास्ट है हमारा M4, दैट इज M3 जो हमारा थर्ड वाला आया, प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के टोटल डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए 4 ऑल्टरनेटिव्स जो आरबीआई ने बताए हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए, M1, M2, M3 एंड
M4। अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस करा M1, M2, M3 एंड M4। इनकी बात करी जाए तो लिक्विडिटी की फॉर्म में अगर हम इनकी बात करें तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, उससे कम लिक्विड M2, उससे कम लिक्विड M3 और सबसे लीस्ट लिक्विड M4। लिक्विड का मतलब क्या है? कैश में कन्वर्ट कर लेना। कभी भी किसी चीज़ को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। तो देखिए M1 को कैश में कन्वर्ट करना सबसे आसान है क्योंकि उसमें तो क्या आ गई? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स आ गए हमारे किसमें? डिमांड डिपॉजिट्स में। एंड थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स। तो इनको कैश में कन्वर्ट करना आसान है। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है और सबसे कम लिक्विड है M4। अब देखिए M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो मनी, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें आई हैं। और M3 और M4 को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है? M1। एंड सबसे लीस्ट लिक्विड कौन सा है हमारा? M4। तो इतनी बातें हम लोगों ने मनी सप्लाई से रिलेटेड डिस्कस कर ली, M1, M2, M3 एंड M4। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। देखिए फॉर्म्स ऑफ मनी में फर्स्ट है फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। क्या होता है समझते हैं। फिएट मनी, इट इज इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी मनी जो सरकार इशू कर रही है या फिर सरकार के ऑर्डर से इशू हुई है, उस मनी को हम लोग कहते हैं फिएट मनी। फॉर एग्जाम्पल आपके नोट्स, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सब किस में आते हैं? फिएट मनी में। क्यों? क्योंकि ये कैसे इशू हुए हैं? बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू जो करेंसी इशू होती है उसे हम क्या कहते हैं? फिएट मनी। आप कभी भी इससे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, आपको ये एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आप लीगली बाउंड हो कि अगर आपको कोई नोट्स या कॉइन्स में पैसे दे रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। क्या कहते हैं हम इसे? लीगल टेंडर। वही दूसरा है फिड्यूशरी मनी। It is accepted as a medium of exchange because of the trust between the parties। यहाँ पर वो मनी आती है जो सरकार ने इशू नहीं करवाई है, फिर भी हम लोग इसे ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज़ लेते हैं, लेन देन के अंदर हम इसे यूज़ में लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। आप मुझे चेक दो, मैं लूँगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बीच में ट्रस्ट है कि भाई आप इसकी पेमेंट करोगे। तो जैसे चेक्स हो गए, हमारे ड्राफ्ट्स वगैरह हो गए, ये क्या है? ये गवर्नमेंट ने इशू नहीं करवाए हैं, ये हम लोग हमारे लेन देन के लिए यूज़ में ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। सो फिएट मनी कौन सी मनी है? जो गवर्नमेंट इशू करवाती है। फिड्यूशरी मनी कौन सी है? जो मनी का काम करती है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। देखिए फुल बॉडीड मनी क्या है? मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। आपको ध्यान है पुराने ज़माने के अंदर सिल्वर वगैरह के कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स वगैरह पुराने ज़माने के अंदर चलते थे। तो देखिए इसके अंदर जो सिल्वर यूज़ आ रहा है, मतलब इसके अंदर जो सिल्वर की वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कमोडिटी वैल्यू। क्या बोलेंगे? कमोडिटी वैल्यू। इसके अंदर जो सिल्वर आ रहा है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल होती थी? जितना इस पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इस पे लिखा है 10 रुपीस, तो इसके अंदर जो सिल्वर की वैल्यू है, उस मेटल की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है 10। और ये 10 क्या है? इसकी मनी वैल्यू। तो ऐसे नोट्स, ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू मतलब उसके अंदर जो मेटल यूज में आया है, उसके अंदर जो चीज यूज में आई है, उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली किसके इक्वल है? जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है। बट अगर हम आज की बात करें तो आज के कॉइन्स के ऊपर सपोज यहाँ पर लिखा है 10, ठीक है, इस मेटल के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर लिखा है 10, पर क्या इसके अंदर जो मेटल यूज में आया है, इसमें जो अलॉय यूज में आया, उसकी वैल्यू भी 10 है? नहीं है। उसकी वैल्यू कितने रुपए होगी? फॉर एग्जांपल 2 रुपए। बट इसके जो रुपीस की वैल्यू है, इसकी जो मनी वैल्यू है वो कितनी है? ₹10। तो ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू, मतलब उसके अंदर जो मेटल यूज में आ रहा है उसकी वैल्यू, जो कमोडिटी वैल्यू है वो क्या है? कम है। किससे? उसकी
मनी वैल्यू से, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी। तो ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर है, जैसे पहले चलते थे सिल्वर कॉइन्स कि 10 रुपए का ही उसके अंदर सिल्वर है और 10 रुपए ही उसकी वैल्यू है, ऐसी मनी को हम लोग क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी। वहीं ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी वैल्यू, जिसके अंदर मेटल जो यूज में आ रहा है उसकी वैल्यू कम है और उसकी वास्तव में जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी कीमत ज़्यादा है, उस मनी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मनी सप्लाई क्या होती है, मनी के अंदर क्या आता है, मनी सप्लाई के 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स कौन से हैं एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। और यहाँ पर हमारा मनी एंड बैंकिंग का मनी वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बैंकिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आरबीआई कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।